नमस्कार बच्चों, मैं ओम प्रकाश ढाल, आपका विज्ञान का अध्यापक आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा भाग 3 है, जिसमें हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार ये पढ़ रहे हैं। यदि आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर कक्षा 10 की NCERT की किताब पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल से विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इस पे मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें या पीक इंस्टीट्यूट का जो मोबाइल एप्लीकेशन होगा उसको डाउनलोड कर लें। पहले दिन मैंने परिचय बताया पाठ के बारे में, रसायन क्या होते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरे दिन मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए और आज मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के उन प्रकार को डिटेल में समझाऊंगा। और इस पाठ में मोटा मोटी ये सार है, 9 या 10 अभिक्रियाएं हैं। उन अभिक्रियाओं के आप परिभाषाएं याद कर लें और 2-2, 3-3 प्रकार याद कर लें। इतना काफ़ी होता है। 90% संभावना रहती है कि अभिक्रिया का नाम देकर के आपसे उस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है कि इस अभिक्रिया का समीकरण बताएं या इस अभिक्रिया का जो है वो परिभाषा दीजिए। तो आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मैं आज जो आपको करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। A और B मिलकर के C बन जाए, यानी 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बन जाए। अभिकारक का मतलब होता है इस तीर के निशान से पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड, वो सब अभिकारक कहलाते हैं या क्रियाकारक कहलाते हैं। इस तीर के निशान के बाद वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, वो अलग अभिक्रिया है। डब्बे बना रखे हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सौभाग्यवश ऐसा होता है कि कई बार 2 या 3 अभिक्रियाओं का एक ही उदाहरण होता है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट की बात है कि हमें एक समीकरण याद करना है और वो 3 जगह काम आ जाता है। देखिए, A और B मिलकर के C बन रहा है, यानी कि कोई भी X तत्व है वो दूसरे Y से क्रिया करके एक उत्पाद बन रहा है, जुड़ जाता है, और जुड़ने को ही संयोजन कहा जाता है। थोड़ा गौर करिए, मैग्नीशियम है हमारे पास Mg को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है। प्यारे बच्चों, इसी को ही समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन जाता है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड आपस में जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो ऑक्साइड बनता है। ये सेम समीकरण हमारे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में भी यहाँ काम आता है। तो इसका मतलब है वहाँ जो याद किया वो यहाँ भी काम आ रहा है। नहीं, अच्छी बात है। अगला उदाहरण देखिए, कॉपर है। कॉपर जब वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जुड़ गया, एक उत्पाद बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके जल बन जाते हैं। तो ये कक्षा 9 के अंदर जो शुरुआत के 3 पाठ है उनसे आप लोगों को रसायन विज्ञान से जुड़ने का मौका मिलता है। तो जल का सूत्र है, नमक का सूत्र है, ये वहाँ से सीखने को मिल जाते हैं। नहीं सीखा कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जो लिखा जाता है प्रतीक, उसका आप सामान्य नाम जरूर याद करें या उसका IUPAC नाम क्या है। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, और ये जल है। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया की उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण यह भी है, यह भी है, क्योंकि इन दोनों के अंदर, इसमें ये तो सेम ही है, इनके अंदर जुड़ करके एक उत्पाद बन रहा है। तो जहाँ जहाँ जुड़कर एक उत्पाद बने वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है टूटना। वियोजन यानी कि टूटना, नाम से पता लग रहा है। तो जब कोई एक अभिकारक टूट करके B और C मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बन जाए उसे वियोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वियोजन मैंने आपको पहले बताया 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप गर्म करो, अगर किसी केमिकल को आप गर्म करते तो टूट जाता है। गर्म नहीं करके अगर आप उसको प्रकाश की मौजूदगी में रखते हो, धूप में रखते हो तो टूट जाता है। और या फिर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये टूट जाता है। इस आधार पे वियोजन अभिक्रिया आपकी किताब में 3 कैटेगरी में बांटी गई है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन। दूसरा है प्रकाशिक वियोजन, यानी कि फोटोलाइसिस है, प्रकाश की मौजूदगी में टूटता है। और तीसरा है विद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 3 तरीके के अपघटन आपको याद रखने हैं।
और बच्चों क्योंकि इस एक के अंदर ही तीनों उदाहरण आ जाते हैं तो प्रबल संभावना होती है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आता है। कारण क्योंकि एक कमेंट पूछ करके 2.5 नंबर का सवाल बन जाता है। बाकियों में क्या संयोजन पूछा, परिभाषा लिख दी, 2 उदाहरण दे दिए, लेकिन यहाँ पर आपको 3 परिभाषाएं लिखनी होगी और हर एक के 2-2 उदाहरण दोगे तो बड़ा उत्तर बन जाता है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है कोई रसायन है उसको गर्म किया, जब वियोजन की घटना ऊष्मा की मौजूदगी में होती है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। मैं फिर बता दूं, F हमेशा कैपिटल आएगा, E छोटा आएगा। तो इसका मतलब है अगर कोई एक तत्व है और उसके प्रतीक में 2 लेटर काम आते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा छोटा होगा। SO4 सल्फेट होता है, S सल्फर है, O ऑक्सीजन है। तो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि ऑक्सीजन को छोटा लिख देते हैं तो वो S और O छोटा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आपने S बड़ा किया और O छोटा किया, अब ये एक तत्व बन गया है, जबकि एक नहीं, ये 2 तत्व हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अगर मान लीजिए आप ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को बराबर लिखते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। लेकिन अगर कार्बन को बड़ा और ऑक्सीजन को छोटा कर दो तो ये कोबाल्ट बन जाता है, नया तत्व बन जाएगा। तो इसीलिए IUPAC ने तय कर रखा है कि प्रतीक के अंदर अगर 2 लेटर काम में आते तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा छोटा होगा, और अगर दोनों ही लेटर आपने कहीं कैपिटल लिखे हैं इसका मतलब तो 2 तत्व है। चलिए आइए, FeSO4 को जब आप गर्म करते हैं तो बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत बदबूदार सड़े अंडे की बदबू आती है। तो ये इस अभिक्रिया की पहचान है कि इस अभिक्रिया की क्या पहचान है कि इसमें गंदी बदबू आती है। अच्छा, ये है PbNO3 के बाहर 2 है, इसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। शीशा है, लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो PbO लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ये ऑक्सीजन पैदा करती है। तो इस अभिक्रिया में हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। ये अभिक्रियाएं दोनों थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, याद करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप ये अभिक्रियाएं आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं उस कोने में कहीं पर चार्ट चिपका लें और इनको रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा की तरह देखा करें। रोज़ जब बोलोगे तो ये आपके फैमिलियर हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। ऊष्मीय वियोजन में हमने दोनों को गर्म किया है, जबकि प्रकाशिक वियोजन में हमने गर्म नहीं किया, हमने धूप की रोशनी में रखा है। तो देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड एक केमिकल होता है। जब इसको धूप में रखते हैं तो यह Ag अलग हो जाता है और उसकी क्लोरीन निकल जाती है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड जब धूप में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है, यानी चांदी अलग हो जाती है, ब्रोमीन अलग हो जाती है। AgBr और AgCl ये दोनों धूप में रखने पर गहरे धूसर ब्राउन कलर का उत्पाद बन जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि कोई केमिकल X है जिसको धूप में रखने पर वह धूसर रंग का भूरा हो जाता है, तो वो AgBr या AgCl कोई भी हो सकता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर काम आया करती थी। तो ये इन केमिकलों से वो नेगेटिव वगैरह धुलते थे और चित्र फोटो बनाने के या रील धोने के काम में लिया जाता था। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे केमिकल है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आते थे। अंतिम हमारा विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत के सहयोग से करंट देकर के आप जब किसी को तोड़ते हो। तो इसके एक उदाहरण है H2O। पानी के अंदर जब आप करंट प्रवाहित करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बाद में इसको अलग से लूँगा, चित्र के साथ में आपको तैयार करना है। चलिए, तो हमारे संयोजन और वियोजन पूरे हो चुके हैं। अब हमारी अगली बारी है नई अभिक्रिया की, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पैदा हो। क्षेपण यानी फेंकना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसे विज्ञान की आम भाषा में कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और जब आप इसे पानी मिला दोगे तो ये बुझ जाएगा। तो अब ये बन गया है बुझा हुआ चूना। समझ गए मुन्ना? बिना बुझा हुआ चूना बन गया है बुझा हुआ चूना। पर नाम इनके याद रखने, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही अभिक्रिया हमारे काम आती है जब हम अपने घरों पर वाइट वॉशिंग यानी पुताई करते हैं, तो या तो ये केमिकल या ये केमिकल। तो एग्ज़ाम में डिपेंड करता है किस हिसाब से पूछा जाए। आमतौर पे ये उत्तर सही होता है कि भाई X केमिकल है वो
पानी में मिला करके वाइट वॉशिंग के लिए काम में लिया जाता है, घरों में पुताई के लिए काम लिया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी में एक सवाल और बनता है बच्चों कि शुरुआत में चमक इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर कुछ दिनों बाद वो जो वाइट वॉशिंग की हुई दीवार है उसमें चमक बढ़ जाती है। कारण क्या है? तो कारण यही होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को तुमने दीवार पे पोता था, ये वायुमंडल की CO2 गैस से और जुड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट चमकदार, मजबूत, एक हार्ड सरफेस वाला पदार्थ बन जाता है जो हम अपने घरों में लगाते हैं, मार्बल। तो मार्बल का सूत्र भी वही है। तो मोटी मोटी दीवारों पे एक मार्बल की पतली परत चढ़ जाती है जो कि चमकदार होती है। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगला उदाहरण है कार्बन। कोयला या कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो तो CO2 गैस निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा बनती है, ऊष्मा बनती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथ में क्या बनती है? ऊष्मा। बहुत सारी ऊष्मा बनती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में आ जाए कार्बन के दहन का सूत्र लिखिए तो यही सूत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन C से रिप्रेजेंट किया गया, ये कार्बन का दहन है। अगर आपसे पूछ ले मीथेन गैस का दहन, तो ये नीचे वाला सूत्र ध्यान में रखना है, CH4 + O2, तीर का निशान बनेगा CO2 + H2। ये याद ही करने पड़ेंगे। ये वैसा ही है जैसे संस्कृत में कोई श्लोक होता है, याद ही करना पड़ेगा। तो बच्चों शुरू में आपको ये अटपटे लगेंगे, लेकिन आप 5-10 बार जब इनको देखोगे, याद करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। विज्ञान की भाषा में मीथेन गैस को CH4 कहते हैं। जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में CO2 और जल बन जाता है, ऊष्मा निकलती है साथ में। इसी प्रकार मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप उसको तेली दिखाओगे तो जलेगा। पटाखा कैसे जलता है? बड़ी तेज रोशनी के साथ झलक देता है और जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ क्यों करते हैं? अच्छे से रेजमाल से साफ़ किया जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि मैग्नीशियम के फीते पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। जब हम उसको जलाएंगे तो उसके ऊपर सतह पर और अशुद्धियाँ भी होंगी, तो हमें शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा, अशुद्धियाँ भी साथ में मिलेगी। तो जब उसको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है तो हमें जलने के बाद शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो गई बच्चों। अब अपन बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करे, मतलब जिसको पूरा कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, आपको उसको गर्म करना पड़े। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पढ़ी है, ये दोनों की दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही है। ये समीकरण आप काम में ले सकते हो। तो अच्छी बात है ना कि एक समीकरण कहीं याद किया है और वो 3 जगह काम आ रहा है। तो इसकी 2 परिभाषाएं बनती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है और कई बार आसपास का तापमान ठंडा हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो ठंडक पैदा करे और ऊष्मा का अवशोषण करे, वो दोनों परिभाषाएं सही है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए, पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं और दोनों की क्रिया पत्तियों में मौजूद पर्णहरित में होती है और फलस्वरूप बनता है C6H12O6। ये विज्ञान की भाषा में ग्लूकोज है और ये हमारा मुख्य भोजन है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। प्यारे बच्चों, ये समीकरण प्रकाश संश्लेषण का है और एग्जाम में खूब पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखो। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो कक्षा 6 से आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पर्णहरित, ये बड़ी काम की अभिक्रिया है। देखो, ये जो तीर का निशान है ये प्रकाश का सिंबल है, लाइट आई है। तो मैंने बताया था कि इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे आप सनलाइट दिखा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी ऊष्माशोषी है, क्योंकि इसको पूरा होने के लिए सूरज की ऊष्मा चाहिए धूप से। अगली अभिक्रिया ये है, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। जब NH4Cl को आप जब थोड़ा सा जल में मिलाते हैं तो ये टूटता है अपने आयनों में, NH4+। अमोनियम आयन है ये और ये क्लोराइड आयन है। तो ये आयन बन जाते हैं और ये ठंडक पैदा करते हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने आसपास की ऊष्मा ग्रहण की है। तो पुनः आपसे निवेदन करूंगा मैं, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, हर अभिक्रिया की परिभाषा और उसके कम से कम 2 उदाहरण अच्छे से याद करें। कुछ उदाहरण तो इतने कॉमन है कि वो 3-4 अभिक्रियाओं में भी काम आएंगे। शुरू में आपको दिक्कत लगेगी। अगर आपके 9th क्लास में रसायन विज्ञान के बेस ज़्यादा मजबूत नहीं है तो ये पाठ आपको अटपटे लग सकते हैं, पर आप चिंता ना करें, इनसे दोस्ती करें। ये बहुत आसान पाठ है।
और मेरा एक सुझाव है कि आप जहाँ पढ़ने के लिए बैठते हो, जहाँ आपकी टेबल है, उस जगह आप एक कागज़ चिपका लो। तो धन्यवाद बच्चों, कल मिलेंगे पुनः पीक इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।